नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 16 महाजनपदों को विस्तार से समझेंगे। ये वो दौर था दोस्तों जब भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप मतलब राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। आज की हमारी चर्चा में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नया दौर, ये नया युग शुरू कैसे हुआ। फिर हम ये जानेंगे कि आखिर हमें इन राज्यों के बारे में पता कहाँ से चलता है। इसके बाद हम सभी 16 महाजनपदों की एक एक करके सैर करेंगे और आखिर में उस सबसे ज़रूरी हिस्से पर आएंगे, वो फैक्ट्स जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे समुदायों में बटा हुआ था। लेकिन फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। समाज ने एक लंबी छलांग लगाई और अब छोटे कबीलों की जगह ले ली थी बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड और शक्तिशाली राज्यों ने। और इस बदलाव ने यहाँ की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसके पीछे वजह क्या थी? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लोहा। जी हां, उत्तर वैदिक काल में हुई ये आयरन रेवोल्यूशन या लौ क्रांति ही वो चिंगारी थी जिसने पूरे भारत में एक नए युग की आग जला दी। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक धातु ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, हुआ क्या कि एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले लोहे के मजबूत औजारों से जंगलों को साफ करना और जमीन को गहराई तक जोतना आसान हो गया। इसका नतीजा, खेती में जबरदस्त उछाल आया और अनाज की पैदावार पहले से कई गुना बढ़ गई। अब इस फालतू अनाज, जिसे हम एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं, उसने राजाओं को इतनी ताकत दे दी कि वो एक बड़ी सेना रख सके और एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। फिर लोहे के बने खतरनाक हथियारों ने क्षत्रिय यानी जो योद्धा वर्ग था उसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और बस यही आर्थिक और सैन्य ताकत जब एक साथ मिली तो छोटे छोटे जनपद विशाल महाजनपदों में बदल गए। तो ये पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ कैसे? सफर शुरू होता है कबीले से, जहां लोगों की वफादारी सिर्फ अपने ग्रुप के लिए होती थी। फिर कई कबीले मिलकर ग्राम बने, उनसे जन बना और जन से बना जनपद। जनपद का मतलब ही है वो जगह जहां जन ने अपना पद यानी पैर रखा। और जब यही जनपद ताकत में, साइज में बहुत बड़े हो गए तो वो कहलाए महाजनपद। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि अब लोगों की लॉयल्टी अपने कबीले के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य, अपने महाजनपद के लिए हो गई थी। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन 16 शक्तिशाली राज्यों की बात करते हैं। हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है और इनका फैलाव कहां तक था, आइए जानते हैं। देखिए, इन 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों से आती है। पहला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये नाम याद रखिएगा। इन्हीं दोनों में हमें इन शक्तिशाली राज्यों की लिस्ट मिलती है जो लगभग एक जैसी ही है। अब जरा इनके फैलाव पर गौर करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। इन 16 में से 8, जी हां, आधे महाजनपद अकेले आज के उत्तर प्रदेश में थे, 3 बिहार में थे। इसका मतलब साफ है, गंगा घाटी का जो ये उपजाऊ मैदान था वही उस समय पावर का सेंटर था। और शायद यही वजह है कि भारत का ज्यादातर इतिहास इसी इलाके के आसपास घूमता है। उस जमाने में एक नहीं बल्कि 2 तरह के गवर्नेंस सिस्टम थे। ज्यादातर राज्यों में तो राजतंत्र यानी मोनार्की थी, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन कुछ बहुत ही शक्तिशाली गणतंत्र यानी रिपब्लिक भी थे। यहां शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि एक गण या संघ मतलब एक काउंसिल के हाथ में होता था। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न सोच थी, है ना? तो चलिए अब हो जाइए तैयार, हम निकल रहे हैं इन 16 महाजनपदों की एक रोमांचक यात्रा पर। और इन्हें आसानी से याद रखने के लिए हम इन्हें आज के मॉडर्न स्टेट्स के हिसाब से ग्रुप करके देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के बिहार से, जहां 3 महाजनपद थे। पहला और सबसे जरूरी मगध, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। यही वो महाजनपद था जो आगे चलकर सबको पछाड़कर भारत का पहला साम्राज्य बना। दूसरा था अंग, राजधानी चंपा, जिसे हम सब महाभारत के अंगराज कर्ण की वजह से अच्छे से जानते हैं। और तीसरा था वज्जी, राजधानी वैशाली।
वज्जी 8 कुलों का एक ग्रुप था और इसे दुनिया का पहला रिपब्लिक माना जाता है। ये फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं उस समय के पावर सेंटर यानी उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पूरे 8 महाजनपद थे। पहले 4 को देखते हैं। काशी, जो आज की वाराणसी है, उस वक्त ट्रेड और कल्चर का एक बड़ा हब था। फिर है कोसल, राजधानी श्रावस्ती, जो अयोध्या के पास का इलाका था। इसके बाद वत्स, जो आज के प्रयागराज के नज़दीक था। और चौथा है मल्ल। मल्ल भी एक गणतंत्र था और यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी की राजधानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो बाकी 4 महाजनपद हैं उनका कनेक्शन सीधा सीधा महाभारत से है, जिससे इन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये आज के दिल्ली मेरठ का इलाका है। फिर पांचाल, जहां की द्रौपदी थीं। उसके बाद शूरसेन, यानी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। और आखिर में चेदी, जहां का राजा शिशुपाल था, जिसका जिक्र भी महाभारत में आता है। अब भारत के दूसरे हिस्सों को भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में था शक्तिशाली अवंती, जिसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और माहिष्मती। ये मगध का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। राजस्थान में था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और अब आता है वो नाम जो एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, अश्मक। ये विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में यानी साउथ इंडिया में मौजूद अकेला महाजनपद था। इस पॉइंट को तो आप जरूर से याद रखिएगा। और आखिर में 2 महाजनपद ऐसे भी थे जो आज के भारत की सीमाओं से बाहर पड़ते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में। पहला गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला उस जमाने में पूरी दुनिया में ज्ञान और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। और दूसरा था कंबोज, जो अपने शानदार घोड़ों के लिए पूरे भारत में फेमस था। तो ये थी हमारी 16 महाजनपदों की पूरी यात्रा। अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल हिस्से पर, वो पॉइंट्स जो सीधे सवाल बनकर आपके एग्जाम में आते हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की या किसी स्टेट पुलिस एग्जाम की, ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। पहला सवाल, भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16। महाजनपद काल कब शुरू हुआ? लगभग 600 ईसा पूर्व। अच्छा, और इस काल का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? अश्मक। और महाजनपद काल को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? जी, द्वितीय नगरीकरण काल। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? अंग। मगध की शुरुआती राजधानी क्या थी? राजगृह। और बाद में मगध की राजधानी कहाँ शिफ्ट हुई? पाटलिपुत्र। वज्जीगण राज्य की राजधानी? वैशाली। और वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या या श्रावस्ती। और वत्स की राजधानी? कौशाम्बी। कुरु की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। पांचाल की? अहिछत्र या कंपिल्ले। और गांधार की राजधानी का नाम? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर या हाजरो। अवंती की राजधानी? उज्जैनी या महिष्मती। चेदी की राजधानी का नाम क्या था? शुक्तिमती। मत्स्य महाजनपद की राजधानी? विराटनगर। और सूरसेन की? मथुरा। तो ये रही पूरी लिस्ट एक ही जगह पर। एक क्विक रिकैप के लिए आप स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। यहाँ 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां एक साथ दी गई हैं। अस्सक की राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली। मल्ल गणराज्य की राजधानी? कुशीनगर या पावापुरी। और शाक्य गणराज्य की? कपिलवस्तु। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध के इतने शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या थे? लोहे की उपलब्धता, उपजाऊ जमीन और व्यापार। पहली बार लोहे के हल का इस्तेमाल कहाँ हुआ? मगध में। इस लोहे के हल से क्या बड़ा बदलाव आया? कृषि का उत्पादन बढ़ गया। और उस समय जो सिक्के चलते थे वो किस तरह के थे? पंचमार्क सिक्के। व्यापार के रास्तों को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ और दक्षिणापथ। सबसे मुख्य टैक्स कौन सा था? भूमि कर, जिसे राजभोग भी कहते थे। टैक्स के अलावा राजा को और क्या मिलता था? उपहार और भेंट। सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? हाथी सेना। और पहला राजनैतिक विवाह किसने किया था? मगध ने। अच्छा, बौद्ध और जैन धर्म का उदय कब हुआ? महाजनपद काल में। और इन धर्मों ने किस चीज का विरोध किया था? ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का। अब जो स्क्रीन पर है उस पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो 5 गोल्डन पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में बार बार घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? जवाब है मगध। दुनिया का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? वज्जी को। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में, जो मल्ल की राजधानी थी। दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद कौन सा था?
अश्मक। और प्राचीन शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, जो गांधार की राजधानी थी। इन पांचों को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए, ये बहुत काम आएंगे। ये एक लाइन इस पूरे युग का सार है। महाजनपदों का उदय सिर्फ कुछ नए राज्यों का बनना नहीं था, बल्कि ये उस लंबे संघर्ष की शुरुआत थी जो सदियों तक चला और जिसका अंत हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य के जन्म के साथ। और बस यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल जन्म लेता है कि इन 16 ताकतवर और एम्बिशियस राज्यों के बीच में आखिर वो एक राज्य कौन था और कैसे उसने बाकी सबको हराकर एक विशाल उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। आखिर मगध में ऐसी क्या खास बात थी? इस रोमांचक सवाल का जवाब हम जानेंगे अपनी अगली प्रस्तुति में, जहां हम मगध साम्राज्य के उदय की कहानी को समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।